गुजरात विधानसभा के बजट सत्र में भूपेंद्र पटेल सरकार अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करेगी। लोकसभा चुनाव करीब हैं, लेकिन सरकार ने अंतरिम बजट की जगह पूर्ण बजट पेश करने का फैसला किया है। बजट सत्र के लिए सरकार और विपक्ष की बैठक के बाद विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे को जोर शोर से उठाने का फैसला किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिखरते हुए कुनबे के बीच विपक्ष सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने में कामयाब होगा? गुरुवार से गुजरात विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और विधानसभा के समीकरणों को देखते हुए इस बार भी सत्तारूढ़ बीजेपी का पलड़ा भारी है। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात विधानसभा का बजट सत्र पूरे 1 महीने चलेगा, जिसके अंदर अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने की तैयारी भूपेंद्र पटेल सरकार ने पूरी कर ली है। बुधवार को विधानसभा में बजट सत्र के कामकाज को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बैठक हुई, जिसमें सरकार ने अपनी ओर से आने वाले बिल और राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर बात की। आमतौर पर लोकसभा चुनाव के वक्त राज्य सरकार वोट ऑन अकाउंट लाती है, पर इस बार भूपेंद्र पटेल सरकार ने पूर्ण बजट पेश करने का फैसला किया है। 2 फरवरी को गुजरात सरकार का बजट पेश होगा, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। पिछले कई सालों से लगातार गुजरात सरकार बजट में बढ़ोतरी करती जा रही है, जिससे जनता के विकास कार्यों में तेजी आए और सीधा लाभ मिल पाए। इस बार लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार कुछ बड़ी घोषणाएं भी कर सकती है। गुजरात सरकार भाजपा सरकार का इतिहास रहा है, हर वक्त हर साल जो बजट आता है उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ आता है। इस साल भी ये जो बजट आने वाला है गुजरात के विकास के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, गुजरात जिस तरह से जिस तर्ज पे आज जो डेवलपमेंट की दिशा में है उसमें और सुदृढ़ करने के लिए गुजरात का ये बजट रहने वाला है। आज की जो मीटिंग हुई है, पहले थोड़ी समय सूची जाहिर की थी, सर्वानुमति से सबके साथ ये तय किया गया है कि राम मंदिर पर अभिनंदन प्रस्ताव आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को दिया जाए, इसके लिए भी सहमति बनी है। बजट सत्र के पहले इत्तेफाक ही था कि विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, कांग्रेस विधायक दल के नेता अमित चावड़ा और संसदीय कार्य मंत्री ऋषिकेश पटेल एक साथ दिखे। लोकसभा चुनाव करीब है, लेकिन सरकार ने पूर्ण बजट पेश करने का फैसला किया है। विपक्ष में बिखराव के बीच उसमें उतनी मजबूती नहीं कि सरकार को घेर पाए। फिर भी विपक्ष की ओर से नेता विपक्ष अमित चावड़ा ने कहा कि सरकार सिर्फ अपनी तारीफ के लिए बजट सत्र का उपयोग करती है, जबकि हम जनता के मुद्दे उठाना चाहते हैं। उन्होंने इस बात की मांग की कि विधानसभा अध्यक्ष विपक्ष के सदस्यों को ज्यादा वक्त दें, ताकि जनता के मुद्दों को सही तरीके से उठाया जा सके और उस पर पूरी चर्चा हो, जिसका सीधा लाभ जनता को मिले। कामकाज सलाहकार समिति की बैठक में हम कांग्रेस पक्ष की ओर से डिमांड की है कि आज गुजरात में चारों तरफ लोग परेशान है, मंदी, महंगाई, बेरोजगारी से प्रजा त्रस्त है। पब्लिक के जो समस्या है, उनके जो सरकार के गैरवहीवट है, उन सब की बात विधानसभा में प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा रखी जाए, उसके लिए पुख्ता वक्त मिलना चाहिए। पब्लिक के प्रश्नों को यहाँ फ्लोर पे रखने के लिए विपक्ष को पूरा समय देने की मांग की है। इस सत्र में सरकार की ओर से कुछ महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाने की उम्मीद है। साथ ही राम मंदिर को लेकर अभिनंदन प्रस्ताव भी सरकार लाएगी। सरकार ने विपक्ष से अनुरोध किया है कि राम मंदिर का अभिनंदन प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया जाए। वैसे सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि 1 महीने के बजट सत्र में विपक्ष सरकार को किसी मुद्दे पर घेर पाएगा या नहीं। गांधीनगर से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी से लगातार छठा बजट पेश करेंगी और इसके साथ ही उनके नाम कई और भी रिकॉर्ड्स दर्ज होंगे। निर्मला सीतारमण पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं, जो जुलाई 2019 से अब तक 5 वर्ष पूर्ण करके बजट पेश कर चुकी हैं। और गुरुवार की सुबह 8:15 पर वित्त मंत्री सबसे पहले बजट 2024 तैयार करने वाली अपनी टीम के साथ फोटो सेशन में हिस्सा लेंगी। सुबह 8:45 पर वित्त मंत्री महामहिम राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करके बजट की मंजूरी लेंगी। गुरुवार की सुबह 9:15 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंचेंगी। सुबह 10 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री संसद में वर्ष 2024 का अंतरिम बजट पेश करेंगी। इस वर्ष आम चुनाव होने हैं और आम चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई सरकार संभवतः जुलाई महीने में पूर्ण बजट पेश करेगी। अंतरिम बजट पेश किए जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना भी साधा है और नसीहतें भी दी हैं। उन्होंने कहा कि संसद का यह सत्र लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले सांसदों के लिए पश्चाताप करने का मौका है।
मैं आशा करता हूं कि गत 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे। लेकिन अब ये बजट सत्र अवसर है, पश्चाताप का भी अवसर है, कुछ अच्छे फुटप्रिंट छोड़ने का भी अवसर है। तो मैं ऐसे सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए, उत्तम से उत्तम परफॉर्म कीजिए, देश हित में उत्तम से उत्तम अपने विचारों का लाभ सदन को दें और देश को भी उत्साह और उमंग से भर दें। अंतरिम बजट का सूरत के हीरा व्यापारी भी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। बजट से पहले सूरत में डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन की बैठक हुई है। हीरा व्यापारियों ने सरकार से हीरा उद्योग में आई मंदी को दूर करने के लिए क्या-क्या बजट उपाय करने के लिए मांग की है। आइए खुद सूरत के हीरा व्यापारियों से सुन लेते हैं। हमारी लास्ट 2 साल से डिमांड है कि ऑनलाइन ऑक्शन में 2% लेवी लगती है, जो दुनियाना देशों में ऑफिस नहीं है, इंडिया में है। तो एक ऑफिस इंडिया में ऑफिस है, वो उसको 2% ज़्यादा लगता है, तो उसको रफ महंगी होती है 2% के लिए। तो उसका पॉलिश तैयार होता है तो 5 से 7% प्लस आता है। तो छोटे यूनिट चलाने वाले को बहुत दिक्कत आती है, तो 2% लेवी नाबूद होनी चाहिए वो बजट में, ऐसी हमारी मांग है। जो बजट आने वाला है इसमें हमारी एक मांग है कि जो सरकार तरफ से छोटे लोग के लिए जो आवास और बिल्डिंग दिया जाता है उसका नाम पर्सनली रत्न कलाकार के नाम पे जो भेजा जाए तो उसमें बहुत बड़ी मांग उसकी पूर्ण होगी। मेरा एक सजेशन है कि जो इम्पोर्ट पॉलिश होता है उसके ऊपर जो 5% लेवी लगती है वो 5% से घटा के 2.5 से 2% हो जावे, इतनी हमारी डिमांड है। इससे बिजनेस को थोड़ा बहुत जो रिटर्न आता है उसके ऊपर भी हमको 5% लगाना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा उसके हमारा जो कॉस्टिंग है वो उसके ऊपर बहुत इफेक्ट होता है। तो ये जो रिटर्न आ जावे और उसमें जो कम हो जावे तो हम लोगों को भी अभी ये मार्केट के अंदर बहुत सारा फर्क पड़ता है। सूरत डायमंड के साथ टेक्सटाइल उद्योग के लिए भी पूरे देश में जाना जाता है और यहाँ हर तरह के कपड़े के निर्माण से लेकर रेडीमेड कपड़े तैयार करने का भी काम बड़े पैमाने पर किया जाता है। आइए देखते हैं इस उद्योग से जुड़े लोग अंतरिम बजट से किस तरह की राहत की उम्मीद कर रहे हैं। जब से मोदी सरकार है और बजट के बारे में देख रहे हैं तो मोदी जी के बजट में हमेशा सभी वर्ग के व्यापारियों का, सभी वर्गों का ध्यान रखा जाता है और खासकर कपड़ा व्यापार में जो प्रगति और जो उन्नति है उसमें सभी वर्गों को साथ में लेके बजट निर्धारित किया जाता है। विशेष करके मैं अभी एक नया नियम MSME में 43B का जो एक नियम आया है उसके बारे में सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके अंदर छोटे बड़े सभी व्यापारी इसके दायरे में आए और उसकी एक समय सीमा पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि GST की जो जटिलताएं हैं वो कम की जाए। बार बार GST में कुछ भी त्रुटि रह जाती है तो उसको सुधारने का मौका व्यापारियों को नहीं मिलता है, तो बार बार नोटिस आते हैं, व्यापारियों को बहुत दिक्कत होती है। कुछ तकलीफों के कारण व्यापारियों की जो क्रेडिट रहती है वो उनको रिफंड नहीं मिल पा रही है। जिनका रजिस्ट्रेशन सेंट्रल GST में है उनका रिफंड आ रहा है, लेकिन जो स्टेट GST में रजिस्टर्ड हैं उनका रिफंड अभी तक किसी भी व्यापारी का नहीं आया है। तो उसकी भी एक GST में क्लेरिफिकेशन होना चाहिए ताकि व्यापारियों को जो आज लाखों रुपए एक एक व्यापारी के GST क्रेडिट में रुके हैं तो वो उनको मिल सके। मैं सरकार से ये अपेक्षा रखता हूँ कि जो इनकम टैक्स की लिमिट है उस लिमिट को बढ़ाया जाए। साथ में जो ATC डिडक्शन की जो लिमिट बहुत सालों से 1.5 लाख चल रही है
उस लिमिट को कम से कम 2.5 लाख रुपए करना चाहिए। और आजकल मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत खर्चे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इसके लिए भी सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि ATD की लिमिट को भी काफ़ी अच्छी मात्रा में इनको बढ़ानी चाहिए। वो जो 25,000 चल रही है उसको कम से कम 50,000 करना चाहिए। और तीसरी बात, जो स्लेब्स न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम ये सब कर दिए हैं उन्होंने, इससे कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट हो रहा है। तो एक ही लिमिट सीधा स्टैंडर्ड 10 लाख का करके और फिर 5%, 10%, 15%, 20% ऐसे स्लेब इनको बनानी चाहिए। इससे क्या व्यापारी एक क्लियर रहे, उसको कोई दिमाग में किसी भी तरह की टेंशन ना रहे। और आइए अब देखते हैं राजकोट के व्यापारी केंद्रीय बजट से क्या उम्मीद। कल जो बजट आ रहा है उसके अंदर ज्वेलर्स मित्रों की यही मांग है, जो इम्पोर्ट ड्यूटी है 12.5% उसको कम से कम 6% कर देवे, और जो GST हमारे ऊपर लगता है ऑर्नामेंट के ऊपर 3%, उसका हमारा डिमांड ऐसा है कि 1.5% हो जाए, 1 या 1.5% होवे तो अच्छा है, ताकि हम शांति से धंधा कर सकें। क्योंकि ये जो लेबर के ऊपर जो 3% लगाया हुआ है, क्योंकि हमारा जो मेटल्स है वो काफ़ी महंगा है, तो उसके कारण 3% काफ़ी ज़्यादा है उनके वास्ते। लोगों को जो लेबर है और जो गोल्ड की GST है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और अब रुक करते हैं एक और बड़ी और अहम खबर का। जूनागढ़ में प्रसूति के बाद 5 महिलाओं की किडनी फेल होने से हड़कंप मच गया है। एक निजी अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक महिला की मौत की खबर है, जबकि 4 महिला डायलिसिस पर जीने के लिए मजबूर हैं। ये पूरा का पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए जानें। મારી દીકરીને ન્યાય ક્યાંથી આપે, મારે અત્યારે વાઇફ ક્યાંથી, હું મારી છોકરીને માં ક્યાંથી હું લઈ જાઉં। जूनागढ़ में जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। जिन घरों में खुशियां आने वाली थीं, वहां आज डर और मातम है, अनजाने भय की आशंका है। जिन पर जिंदगी देने का भरोसा था, उनके लिए लफ्जों में गुस्सा है, बेबसी और लाचारगी है। दरअसल जूनागढ़ के एक अस्पताल में बच्चे की डिलीवरी के लिए गई 5 महिलाओं के साथ जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है। जूनागढ़ के हेल्थ प्लस हॉस्पिटल में पिछले साल अगस्त के आखिर में और सितंबर के पहले सप्ताह में दाखिल हुई 5 महिलाओं की किडनी अचानक फेल होने से उनके परिजन सख्ते में हैं। सभी महिलाएं अगस्त में अस्पताल में दाखिल होते समय स्वस्थ थीं, पर प्रस्तुति के कुछ घंटे बाद ही यूरिन रुकने और ओवर ब्लीडिंग की समस्या हुई। तबीयत बिगड़ने के बावजूद अस्पताल के डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया। जब हालत ज्यादा बिगड़ी तो बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वहां जाने पर डॉक्टरों ने बताया कि पीड़ित महिलाओं की दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं। 5 में से एक हीरल आकाश मियात्रा की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे बचाया नहीं जा सका। जिस परिवार में बच्चे के जन्म की खुशी थी, वहां आज मौत का मातम पसरा है। મારી દીકરીને ન્યાય ક્યાંથી આપે, મારે અત્યારે વાઇફ ક્યાંથી, હું મારી છોકરીને માં ક્યાંથી હું લઈ જાઉં। રાતે રહી ના હગે, હું રાત દી આવું ગાંડાને જેમ ફફર લઈને હાથું હું રહું, રહી શકતી નથી। આવી કોઈ બેન દીકરીઓ માટે આવું ડૉક્ટરને કે આવું ના થવું જોઈએ, કોઈ મારે અપીલ માંગુ છું એટલી। આવી બેન દીકરીઓ કોઈ માટે અત્યારે હું મારું માન સમજે છું, મારી દીકરીને કેમ હાચવું કેમ નથી હાચવતો, મારું કે જાણ નથી પડતું આમાં। મારી દીકરી મને સરકાર માટે ન્યાય આપે ને કાર્યવાહી આ ડૉક્ટર कार्यवाही पगला था, अभी मारो मांग से बदल। मोनिका और इनकी जैसी 4 महिलाएं डायलिसिस पर जीने को मजबूर हैं। मोनिका को 10 साल बाद बेटे के जन्म की खुशी मिली थी। आज हालात ये हैं कि बच्चे को गोद में भी नहीं ले पाती। सभी पीड़ित परिवार अस्पताल की इस घोर लापरवाही पर बेबस और लाचार हैं। शब्दों में इनकी नाराजगी है। 5 जिंदगियों को खतरे में डालने वाले अस्पताल और डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। આપણે પોલીસ ચોકી ગયા તો કે તમે મારી મારીને શું કરશો એ હાલો સાચી વાત છે શું થાય તમારું આ કે ન્યાય કહેવાય તમે ન્યાયની રીતે લ્યો ને તો સારું કહેવાય એમ થાય કે મારી ભત્રીજા હોવ કેવું બિચારી આપણે ન થતું હોય પણ હું થાય કેવું। जिस अस्पताल में महिलाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ उसका रवैया शर्मनाक है। अस्पताल के इस कर्मी की अकड़ देखिए किस तरह वो महिलाओं की किडनी फेल होने का ठीकरा वो दूसरों पर फोड़ रहा है। इसका कहना है कि RL इन्फ्यूजन की बोतल में टॉक्सिन्स के आने से महिलाओं में इन्फेक्शन हुआ और इसके लिए अस्पताल नहीं बल्कि इन्फ्यूजन बनाने वाले जिम्मेदार हैं। 4 महीने से पहले अगस्त महीने के अंदर हमारी जो हॉस्पिटल है, ट्रस्ट हॉस्पिटल है,
जूनागढ़ में हमने ये पूरा स्टार्ट किया है। लास्ट 3 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में। सो हुआ ऐसा है कि आरएल जो होता है ना, आरएल बोतल, उसमें इन्फेक्शन की वजह से, टॉक्सिन की वजह से थोड़ा इन्फेक्शन लेवल बढ़ा था पेशेंट में। सो डॉक्टर ने रिफर कर दिया पेशेंट को। फिर पीछे जाके हमने पूरा इंक्वायरी किया, रिपोर्ट जनरेट किया, तो हमको पता चला कि द फॉल्ट इज फ्रॉम द आरएल इन्फेक्शन बोतल, टॉक्सिन की वजह से ऐसा पूरा हुआ था। सो हमने पूरा इसमें रिपोर्ट करवाया, प्रूफ निकाला एंड पूरा हमने जिला पंचायत को सबमिट करवाया। हैरानी की बात यह है कि जूनागढ़ प्रशासन के हेल्थ ऑफिसर को सितंबर में ही अस्पताल की ओर से इन बोतलों के बारे में जानकारी दी गई थी और हालात से वाकिफ कराया गया था, फिर भी प्रशासन ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। हमें जो माहिती अमरी पासे उपलब्ध है ने जो मांगी ए प्रमाणे हेल्थ प्लस में जे विगत अमरी पासे है कि डिलीवरी पछी 5 जेटला बहनों ने कॉम्प्लिकेशन सिजेरियन सेक्शन जे छे डिलीवरी माटे कर्या पछी थयेलुं हतुं। एमांथी अमारी जे 3 बहनों छे ए ग्राम्य विस्तारनी छे अने 2 जे माताओं छे ए आपणे प्रॉपर अहींया जूनागढ़ शहेरना बहनों छे। जे 5 अमारी पासे विगत छे एमांथी 3 जे छे एमने कॉम्प्लिकेशन थता आगळनी सारवार माटे अलग अलग जग्याए रिफर करवामां आवेला। दाखला तरीके जूनागढ़ सिविल कर्या अने त्यांथी जरूर पड़े तो राजकोट अथवा सीधा राजकोट। सवाल है कि आखिर आरएल बोतल में टॉक्सिन्स की मौजूदगी के लिए क्या अस्पताल जिम्मेदार नहीं है? वो अपनी जिम्मेदारी से कैसे पल्ला झाड़ सकता है? मरीजों को सही दवा और इन्फ्यूजन दिए जाएं, इसकी पहली जिम्मेदारी तो अस्पताल की ही होती है। अस्पताल में घटिया क्वालिटी के मेडिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन अस्पताल प्रशासन या जूनागढ़ के स्वास्थ्य विभाग को इसकी जांच की फुर्सत नहीं मिली। आखिर 5 जिंदगियों को बर्बाद करने की जवाबदेही किसकी है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने 41 साल पुराने फर्जी मार्कशीट मामले में आरोपी डॉक्टर उत्पल पटेल को दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुना दी है। साल 1980 में उत्पल पटेल ने अहमदाबाद के सीएन स्कूल से 12वीं की परीक्षा दी। उनको परीक्षा में 48% अंक मिले, जो मेडिकल में दाखिला के लिए पर्याप्त बिल्कुल नहीं थे। लेकिन उत्पल पटेल ने मार्कशीट में फर्जी तरीके से 68% अंक दिखा दिए और मेडिकल में दाखिला ले लिया। साल 1984 में उनके खिलाफ पुलिस मामला हुआ, लेकिन 41 वर्षों तक ये केस चलता रहा। उधर गुजरात में केस दर्ज होने के बाद उत्पल पटेल गुजरात छोड़कर तमिलनाडु चले गए और वहां जाकर मेडिकल कोर्स में दाखिला लिया और डॉक्टर भी वहां जाकर बन गए। तब से वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे। आखिरकार 41 साल के बाद कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया है और 3 साल की सजा सुनाई है। ब्रिटेन से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक दंपति को ऑस्ट्रेलिया में आधा टन से ज्यादा कोकीन की तस्करी का दोषी पाया गया है। ब्रिटेन की एक अदालत ने इस दंपति को नशे की तस्करी के जुर्म में 33 साल की सजा सुना दी है। हैरान करने वाली बात यह है कि इसी दंपति पर गुजरात में अपने गोद लिए हुए 11 साल के बेटे और एक रिश्तेदार की हत्या का भी आरोप है। भारत ने इस मामले में दंपति को प्रत्यर्पित किए जाने का अनुरोध भी किया है। गुजरात पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने बेटे को गोद लेने और फिर उसके अपहरण और हत्या से पहले 1 करोड़ 30 लाख रुपए का बीमा कराने और उसका पैसा हड़पने की साजिश रची थी।